दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा आज का भारत 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश है, जो मुझे बताते हुए गर्व होता है कि वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हो कि 1950 में जब इंडिया ने अपना पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, तब इंडिया की टोटल इकोनॉमी सिर्फ $30 बिलियन के आसपास थी। जी हाँ, बिलियन, बॉम्बे वाला भी। लाख करोड़ों तो दूर की बात थी। तो सवाल ये है कि जिस देश को 1950 में गरीब और भूखा कहा जाता था, वो आज दुनिया का ग्रोथ इंजन कैसे बन गया? इन 77 सालों में इंडिया ने ये इम्पॉसिबल लगने वाली जर्नी कैसे तय कर ली? आइए दोस्तों, आज हम माइंडफ्लेक्स एकेडमी के इकोनॉमिक सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस सफ़र को तय करते हैं। ये सफ़र सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी की हिम्मत और हर डिकेड में लिए गए बड़े फैसलों की दास्तां है। सो अपनी सीट बेल्ट लगा लें और इस सफ़र के नज़ारे लेने के लिए तैयार हो जाएं। याद रहे, अगर सफ़र के मज़े लेने हैं तो जर्नी में पूरा साथ दीजिएगा। चलिए, हमारी गाड़ी स्टेशन 1950 से चलकर पहले स्टेशन 1960 पे रुकती है। इस फेज़ को हम नया भारत, नई शुरुआत कह सकते हैं। ये था इंडिया का बिल्डिंग फेज़। हमारे पास ना मशीनें थी, ना टेक्नोलॉजी, ना कैपिटल, ना इंडस्ट्रीज़। सिर्फ एक चीज़ थी, होप। हमारी पर कैपिटा इनकम 274 थी, जो कि एक महीने का खर्चा भी नहीं था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 ईयर्स। 90% पॉपुलेशन विलेजेस में थी। लिटरेसी मात्र 18%। हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज। हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की नींव रखी ताकि हमें हर चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। IITs और IISc जैसे इंस्टीट्यूट्स की शुरुआत हुई। हमने बड़े डैम्स जैसे भाखड़ा नंगल बनवाए, जिन्हें मॉडर्न इंडिया के मंदिर कहा गया। इस फेज़ ने हमें स्टील प्लांट्स भी दिए। इस फेज़ का मोटो रहा, फर्स्ट बिल्ड द बेस, देन लेट द ग्रोथ स्केल। हमने बेस तैयार किया, लेकिन ग्रोथ स्लो थी, जिससे दुनिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर चिढ़ाती थी। फिर हमारी गाड़ी 1960 स्टेशन से चलकर 1970 पे आती है। इस फेज़ को हम कहते हैं द डेंजरस डिकेड, द डिकेड ऑफ फायर और द डिकेड ऑफ सर्वाइवल भी कहते हैं। 1960 का साल शुरू तो हुआ उम्मीदों के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये 10 साल भारत के लिए अग्नि परीक्षा होने वाले हैं। 1962 में चाइना के साथ जंग और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के बाद भारत ने अभी सांस भी नहीं ली कि कुदरत ने दूसरा वार कर दिया। सदी का सबसे भयानक सूखा। 1965 में भारत की GDP ग्रोथ -2.6% तक गिर गई। हमारे पास न पैसे थे, न अनाज। हम शिप टू माउथ इकोनॉमी बन चुके थे, यानी जब अमेरिका से जहाज में गेहूं आता तभी हमारे पेट भरते थे। हालात इतने खराब थे कि जून 1966 में भारत को एक कड़वा घूंट पीना पड़ा। ग्लोबल प्रेशर में आकर रुपये की वैल्यू को 57% गिरा दिया गया। जो डॉलर 4 रुपये का था, वो रातों रात 7 रुपये का हो गया। दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, इंडिया इज़ अ फेलिंग स्टेट। लेकिन जब भारत को कोने में ढकेला गया, तब शुरू हुआ असली पलटवार। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया जिसने हर हिंदुस्तानी के खून में उबाल ला दिया, जय जवान जय किसान। 1967 में शुरू हुई ग्रीन रेवोल्यूशन। वही देश जो अनाज के लिए भीख मांग रहा था, वो अब फूड सरप्लस बनने की राह पर था। 1967 खत्म होते होते GDP ग्रोथ 7.8% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। 1960 ने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 1970 तक आते आते हमने दुनिया को बता दिया कि भारत सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, भारत राज करेगा। अब गाड़ी 1970 से चलकर 1980 स्टेशन पर रुकती है। ये एरा क्योस का डिकेड था, द डिकेड ऑफ कंट्रोल एंड इमरजेंसी। ये वो दौर था जब सरकार ने तय किया कि देश की हर बड़ी चीज़ पर कब्जा उसका होगा। 1969 में 14 बड़े बैंक्स को रातों रात नेशनलाइज कर दिया, लेकिन इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ने की बजाय और धीमी हो गई। यहाँ लाइसेंस राज ने जोर पकड़ लिया। हर फैक्ट्री, हर एक्सपेंशन, हर प्रोडक्ट के लिए परमिशन दिल्ली के ऑफिसेज में होती थी, मार्केट में नहीं। बिजनेस का फोकस इनोवेशन पे कम, अप्रूवल लेने में ज़्यादा था। रिजल्ट क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप दबा दी गई। इस टाइम भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी माइंडसेट में आ गया था। स्वदेशी एक इमोशन तो था, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन से भागने का एक्सक्यूज बन गया था।
1975 की इमरजेंसी ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं, इकोनॉमी को भी फ्रीज कर दिया। स्ट्राइक्स पर बैन लगा, लेकिन डर के मारे प्रोडक्शन भी रुक गई। 1973 और 79 के ग्लोबल ऑयल शॉक्स ने भारत की कमर तोड़ दी। पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो गई। इस डिकेड में इन्फ्लेशन कभी कभी 20% तक पहुंच जाता था। इस फेज में ग्रोथ रेट महज 3% के आसपास रहा। जब दुनिया इंटीग्रेट हो रही थी, इंडिया आइसोलेट हो रहा था। चलिए, अब हमारी गाड़ी 1980 से चलकर 1990 तक का सफ़र तय करती है। इस फेज को हम द डेब्ट ट्रैप एंड द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। 1980s में हवा बदली। सरकार को समझ आ गया कि बिना प्राइवेट सेक्टर के देश नहीं चल सकता। 1982 में मारुति उद्योग की शुरुआत हुई। एक आम हिंदुस्तानी का कार का सपना सच होने लगा। 1985 में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की नींव रखी गई। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा पर्दे के पीछे पल रहा था। हम तरक्की तो कर रहे थे, लेकिन उधार लेकर। सरकारी खर्चा बढ़ रहा था और कमाई कम हो रही थी। हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से इतना लोन ले लिया था कि उसका इंटरेस्ट चुकाना भी मुश्किल हो गया। 1980s के एंड तक आते आते भारत की हालत उस परिवार जैसी हो गई जिसने दिखावे के लिए नई कार तो ले ली थी, लेकिन उसके पास बच्चों की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं बचे थे। यही वो रास्ता था जो हमें 1991 के उस खौफनाक मोड़ पर ले जाने वाला था जहां हमने अपने सोना तक गिरवी रखना पड़ा। आइए अब सफ़र को आगे बढ़ाते हुए 1991 से 2000 की दूरी तय करते हैं। इस फेज को हम द ग्रेट ओपनिंग, सोने की चिड़िया का दोबारा जन्म कहते हैं। 1991 का साल भारत के लिए डू और डाई का साल था। इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का ऑयल खरीदने के पैसे बचे थे। हमने अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। एक तरफ हमारा सोना लंदन के बैंक्स में गिरवी रखा था और दूसरी तरफ दुनिया कह रही थी कि भारत खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर हुआ द बिग बैंग रिफॉर्म। सरकार ने लाइसेंस राज को जड़ से उखाड़ फेंका। पहली बार फॉरेन ब्रांड्स हमारी सड़कों पर दिखने लगे। सरकार ने LPG लॉन्च किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मोनोपोली खत्म हुई, फॉरेन ब्रांड्स आए और इन्फोसिस, TCS ने इंडिया को वर्ल्ड्स बैक ऑफिस बना दिया। बैंगलोर में इन्फोसिस और विप्रो जैसे नाम बड़े होने लगे। अमेरिका और यूरोप को जब Y2K बग का डर सताया, तब उन्हें भारत के इंजीनियर्स पे अपनी नई उम्मीद दिखी। इस दशक के एंड तक भारत की GDP $300 बिलियन से बढ़कर लगभग $450 बिलियन तक पहुंच गई। हमने एटम बॉम्ब टेस्ट किया, कारगिल जंग जीती और दुनिया को बता दिया कि अब हम दबने वाले नहीं हैं। अब हमारी गाड़ी 2001 से 2010 तक पहुंचती है और इस दशक को हम द गोल्डन डिकेड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अगर 90s ओपनिंग का डिकेड था तो 2000s फ्लाइंग का डिकेड था। ये वो वक्त था जब भारत की ग्रोथ 9% को टच कर रही थी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भारत को द नेक्स्ट चाइना कहने लगे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने पूरे देश को 4 लेन हाईवे से जोड़ दिया। इंडिया वर्ल्ड्स बैक ऑफिस बन गया। हर ग्लोबल कंपनी का कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर ऑफिस भारत में खुलने लगा। पहली बार एक आम हिंदुस्तानी की पॉकेट में मोबाइल फ़ोन आया और हाथ में होम लोन के पेपर। 2007 में भारत ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन टच किया। हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की बन गई। जी हाँ, टाइगर वाला टी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने जब पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया, तब भी भारत की इकोनॉमी मजबूती से खड़ी रही। हम अब एक गरीब देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुके थे। अब आते हैं अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पे, 2010 से 2026, जिसे हम द डॉन ऑफ अ न्यू जायंट कहते हैं। 2010 के बाद भारत की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब हम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, हम लीड कर रहे थे। 2016 में जब जियो आया तो भारत में डेटा की क्रांति हुई। जो देश कभी इंटरनेट के लिए तरसता था, वो दुनिया का सबसे सस्ता डेटा कंज्यूम करने वाला देश बन गया। इसी ने नींव रखी UPI की। आज अमेरिका और यूरोप के बड़े शहरों में लोग हैरान होते हैं जब वो एक छोटे से ठेले वाले को QR कोड से पेमेंट लेते हुए देखते हैं। इस दौरान हमने बड़े बदलाव देखे। GST ने पूरे देश को एक बाजार बनाया और इंसॉल्वेंसी कोड ने कॉरपोरेशंस की मनमानी रोकी। हाँ, 2020 में कोविड-19 ने एक बड़ा ब्रेक तो लगाया, लेकिन इंडिया ने वी शेप रिकवरी से दुनिया को चौंका दिया। आज 2026 है। भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, अब हार्डवेयर भी बना रहा है। एप्पल की लेटेस्ट आईफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक मेड इन इंडिया अब एक ग्लोबल ब्रांड है।
हमने जापान और यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस जीत ली है। आज हमारा जीडीपी 4.5 ट्रिलियन को टच कर रहा है। दोस्तों, आपके हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आगे क्या? द रोड टू 2047। $30 बिलियन से $4.5 ट्रिलियन तक का ये सफ़र सिर्फ नंबर्स का सफ़र नहीं है। ये 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों की मेहनत, उनके सब्र और उनके कभी ना ख़त्म होने वाले हौसले की कहानी है। 1950 में हम सिर्फ एक उम्मीद थे। आज 2026 में हम एक हकीकत हैं। हमारा अगला टारगेट है $30 ट्रिलियन बाय 2047, एक विकसित भारत। इस रास्ते में चैलेंजेस भी हैं, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और वेल्थ गैप। लेकिन अगर 1950 का वो गरीब भारत यहाँ तक पहुँच सकता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके हिसाब से अगले 20 सालों में भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? टेक, यूथ या मैन्युफैक्चरिंग? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको अपने देश की ये जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाएं। और हाँ, एक और बात, जब भी कोई कहे इंडिया का फ्यूचर अनसर्टेन है, उन्हें बस इतना याद दिलाना, A nation that grew from 30 billion to 4.5 trillion dollar can handle anything। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।